हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत मज़े में होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने आपका चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन को कंप्लीट कर लिया है और आई होप कि आपने उसको काफ़ी इन्जॉय किया होगा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 लेके हाजिर हैं, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लेंदी चैप्टर है। अगर चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि फंक्शन अपने आप में एक बड़ा पोर्शन होता है। इसका नाम ही देख लीजिए कितना बड़ा है। फिर एक ट्रिग्नोमेट्री जो आपने 11th में पढ़ी है, उसका आपने देखा होगा वो खुद कितनी बड़ी है। और फिर उसके बाद उसका इनवर्स है। इसका मतलब बड़ा चैप्टर है। लेकिन अगर बोर्ड के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से देखा जाए, बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 5 ही पॉइंट हमारे पास है। एक तो स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन जो बोर्ड के सिलेबस में दिया हुआ है। सेकंड नंबर पे डेफिनेशन के बाद डोमेन। थर्ड नंबर पे रेंज। फोर्थ नंबर पे प्रिंसिपल वैल्यूज, प्रिंसिपल वैल्यू। और फिफ्थ नंबर पे है ग्राफ, ग्राफ ऑफ आईटीएफ। ये 5 पॉइंट आपके सिलेबस में है। जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 5 पॉइंट है: डेफिनेशन, डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू और ग्राफ। इसका मतलब बोर्ड का सिलेबस देखा जाए इस चैप्टर का तो बहुत इजी है, एकदम आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए इस पूरे चैप्टर की लेंथ, तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, काफ़ी लेंथी चैप्टर होता है। पर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ज़्यादा डीप में ना जाके, कि बहुत ज़्यादा डीप में जाके आपका टाइम वेस्ट हो, उससे बढ़िया हम हमारे बोर्ड के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है वो हम प्रिपेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि बोर्ड में इससे बाहर क्वेश्चन ना आए और हम इजीली उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का पता होना बहुत जरूरी है। जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानोगे इसमें अच्छे से, आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें सबसे पहला मेरा काम यह है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल 180 तक आपको टेबल आनी चाहिए। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी निकालने वाली है, बोर्ड में दो ही एक्सरसाइज आपको पता है, 2.1 और 2.2। 2.1 पूरी प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड है और 2.2 प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। तो पहले 2.1 के हिसाब से आपको ये आना जरूरी है। तो आई होप कि आपको 90 तक तो आता ही होगा। अब मैं आपको 180 तक याद और करा दूंगा अगर आपको 90 तक आता है तो। कैसे करेंगे, तो पहले इसको लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, अपन इसमें से कुछ एंगल को रेडियन में भी लिख लेते हैं। तो रेडियन में 0 0 ही होता है। 30 डिग्री रेडियन में होता है बच्चों पाई/6, और 45 डिग्री होता है पाई/4। 60 डिग्री होता है पाई/3। 90 डिग्री होता है पाई/2 और 120 डिग्री होता है 3 पाई/2। सॉरी, 2 पाई/3। 2 पाई/3। और 135 डिग्री होता है 3 पाई/4। और फिर 150 डिग्री होता है 5 पाई/6। 180 डिग्री होता है पाई। तो ये तो रेडियन में, क्योंकि हमारे को सबसे ज्यादा जो एंगल की जरूरत पड़ेगी वो रेडियन में जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो अब आते हैं हम लोग अगले की तरफ, और वो है हमारा साइन थीटा। इनकी वैल्यू लिखना। तो आपको ये सब तो याद होंगे। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। इसके बाद बाकी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे सर इसके बाद की वैल्यू निकालने के लिए इसको उल्टा लिख दीजिए। आप इधर से उल्टा लिखेंगे तो आएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। इसके बाद tan की वैल्यू निकालने के लिए साइन में cos का डिवाइड, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे। तो इसका इसमें डिवाइड करो, देखो क्या आता है। तो जब आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको दिखेगा, इसका 0 में डिवाइड करेंगे तो 0, इसमें डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। इसमें डिवाइड करेंगे तो दोनों ऊपर नीचे कैंसिल, 1 यहाँ आ जाएगा √3। और इसमें डिवाइड करेंगे तो 0, 1 में 0 से डिवाइड करेंगे अनडिफाइन आ जाएगा, इसका मतलब इनफाइनाइट। कॉट की वैल्यू निकालने के लिए इधर से इसको रिवर्स कर दीजिए। तो इनफाइनाइट √3, 1, 1/√3,
सेम 0। अगर आप सेक की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए, कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका 2/√3, इसका √2, फिर इसका 2 और इसका अनडिफाइंड इनफाइनाइट। और अब कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए इधर से रिवर्स, ये हो गया इनफाइनाइट, 2√2, 2/√3 और 1। तो ये हमारे 90 तक की टेबल जो आपको याद भी होगी। अगर आपको 90 तक की टेबल याद है तो आपको बाकी की टेबल याद करने में आज मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बहुत आराम से आप याद कर लोगे। क्यों? क्योंकि बस आपको ये बातें याद रखनी है कि जो 60 डिग्री की जो 120 डिग्री है ना, वो 60 डिग्री की वैल्यू होती है। 120 माने 60 की वैल्यू याद रखना। बस 120 की वैल्यू पूछेगा तो हमारे को तुरंत क्लिक करना चाहिए 60 डिग्री की वैल्यू। अच्छा, 135 बोलेगा तो 45 डिग्री की वैल्यू, और 150 बोलेगा तो 30, और 180 बोलेगा तो 0 डिग्री। इसके साथ साथ क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है आपको। अगर देखा जाए तो 120 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों आपको मालूम होगा साइन और कॉसेक थीटा ये प्लस में होते हैं, बाकी सारे माइनस में होते हैं, बाकी सारे माइनस में। तो इनकी वैल्यू प्लस में आएगी, बाकी सबकी वैल्यू माइनस में आएगी। तो लिखते हैं इनकी वैल्यू। तो साइन 120 माने साइन 60 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? √3/2, √3/2। साइन 135 की वैल्यू, तो जो 45 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। जैसे 150 डिग्री की वैल्यू की बात आएगी, आपका दिमाग तुरंत 30 डिग्री की सोचेगा कि साइन 30 कितना होता है, तो जवाब आएगा सर साइन 30 होता है 1/2। 180 कितना होगा? तो 0। क्लियर? अब मैं इसमें सारी वैल्यू नहीं लिखूंगा, 2 वैल्यू लिखूंगा, बाकी के 4 आप लिखना, ताकि आपको आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अपन एक सेक की और लिख लेते हैं, सेक की। तो जैसे सेक 120, तो आपके पास तुरंत ख्याल आएगा कि सेक 60 की वैल्यू क्या होती है। तो आप बोलोगे सेक 60 की सर वैल्यू होती है 2। देखिए रहा, सेक 60 की वैल्यू 2, तो 120 की वैल्यू क्या होगी? -2 हो जाएगा। समझ में आया? -2 क्यों आया? क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। मान लीजिए आपसे बोला गया 135 डिग्री की वैल्यू बताओ, सेक 135, तो आपका दिमाग तुरंत सोचेगा सेक 45 डिग्री। तो आप बोलोगे सर सेक 45 होता है √2, तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से आंसर आएगा -√2। फिर 135 डिग्री, 150 डिग्री सॉरी, तो 150 डिग्री का मतलब तुरंत 30 डिग्री, तुरंत आप क्या सोचोगे? 30 डिग्री। और सेक 30 की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलोगे 2/√3। देख रहे हैं आपको 2/√3, और इसका साइन चेंज, तो 2/√3। इसके बाद 180 डिग्री, तो आप कहोगे सेक 0 डिग्री क्या होता है? तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो सेक 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। तो मैंने 2 वैल्यू लिख दिया, 4 वैल्यू की आप प्रैक्टिस करना। बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आराम से जैसे ही 90 से बाद के एंगल आएंगे, आप क्या करेंगे? 120 डिग्री माने 60 डिग्री की वैल्यू, 135 माने 45 की डिग्री की वैल्यू, और 150 डिग्री माने 30 डिग्री की वैल्यू, और 180 डिग्री माने 0 डिग्री की वैल्यू। बस इतना सा याद रखना है। 180 तक वैल्यू याद, और 180 तक वैल्यू याद मतलब काम आसान हो गया। ठीक है? तो 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको आनी चाहिए। पहला तो 90 तक याद कीजिए, फिर यहाँ तक की बात। तो 90 तक याद करेंगे तो इसके बाद वाला बहुत आसान है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको आईटीएफ माने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सेकंड चैप्टर की बात चल रही है, शॉर्ट में अपन उसको आईटीएफ बोलेंगे। आईटीएफ में भी यूज में आएगा, इसके साथ साथ डिफरेंशिएशन में यूज में आएगा, इसके साथ साथ इंटीग्रेशन में आएगा, इवन कहा जाए तो पूरे कैलकुलस में यूज में आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। तो मैंने उसमें से कुछ खास फॉर्मूले आपके सामने लिख रखे हैं। कुछ और की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम क्वेश्चन के टाइम पढ़ लेंगे, पर एटलीस्ट मिनिमम आपको इतना तो याद होना चाहिए, और मुझे लगता है आपको याद भी होगा। अगर याद नहीं है तो अब आप याद कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सबको मालूम है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। नेक्स्ट साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देख पा रहे हैं, साइन में प्लस होता है तो प्लस, माइनस होता है तो बीच में माइनस। फिर आते हैं कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसमें उल्टा हो रहा है, प्लस वाले में माइनस आ रहा है, माइनस वाले में प्लस। देखो ध्यान से, प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस। तो याद रखना कॉस में प्लस होने पे माइनस आता है, माइनस होने पे प्लस आता है। टेन वाले में
अगर टेन वाले में प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, टेन में अगर ये टेन ए माइनस बी की बात की जाए तो बीच में माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, तो याद हो जाएगा ये भी आराम से फॉर्मूला आपको। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, अब आते हैं अगले की तरफ, ये इधर आ जाते हैं 7 नंबर। ये 6 फॉर्मूले याद हो गए। अब इसके बाद ये 7 नंबर का फॉर्मूला, ये है साइन 2a। बच्चों हमने पढ़ा था साइन 2a के टोटल 2 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 साइन ए कॉस है साइन कॉस में, और एक टेन में 2 टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ होगा टेन स्क्वायर ए, तो याद रख लेना, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। साइन 2a की वैल्यू होती है 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 2 टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉस 2a का फॉर्मूला, तो कॉस 2a का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन कॉस में 4 फॉर्मूले होते हैं कॉस 2a के, जहाँ पे जिसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग उसका यूज करेंगे। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, मतलब हमने इस कॉस को किस में बदल दिया? साइन में। वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। वैसे अगर हम इसको साइन को कॉस बना देते तो तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन माइनस वन। टेन वाले फॉर्मूला में थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना, ये जो 2 लिखा हुआ है ना 2a नहीं है, स्क्वायर है, मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। यानी ये जो 2a लिखा हुआ है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, स्क्वायर होगा। तो कॉस 2a का फॉर्मूला टेन में वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं टेन 2a का। टेन 2a का फॉर्मूला होता है टू टेन ए अपॉन टेन स्क्वायर ए। सब में गड़बड़ है यार स्क्वायर वाले में, तो इस कितना होगा? स्क्वायर आएगा यहाँ पर भी, और मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस फॉर्मूले को टू टेन ए अपॉन वन प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर ए, ये इसका फॉर्मूला होगा। ये स्क्वायर ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है, तो सर टेन 2a का हो गया। इसके बाद साइन 3a का फॉर्मूला, साइन 3a का फॉर्मूला और कॉस 3a का फॉर्मूला याद रखने का आसान तरीका क्या है? आप इसको ऐसे याद रखिए 34 नंबर, और इसको याद रखिए 43 नंबर। साइन 3a और कॉस 3a का याद हो जाएगा आराम से आपको। कैसे याद रखेंगे आप? साइन 3 और कॉस 3 को याद करने के लिए 34 और 43, 4 के साथ आएगा क्यूब और बीच में क्या आएगा? माइनस। तो देखिए साइन 3a का फॉर्मूला होता है, साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। वैसे ही कॉस 3a का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस है। फिर टेन 3a का फॉर्मूला 3 टेन ए माइनस 10 क्यूब है। इसमें एरर, ये जो 3 है ना बच्चों, ये ऊपर है ना, ये 3 यहाँ है, सेम यहाँ पे ये भी 2 ऊपर होगा, तो ये 2 ऊपर, तो ये फॉर्मूला होगा टेन 3a का 3 टेन ए माइनस 10 क्यूब है अपॉन वन माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। याद रखना फॉर्मूला होगा 3 टेन ए माइनस 10 क्यूब है अपॉन वन माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आपको 3a वाले फॉर्मूले याद हो चुके हैं। अब हम आते हैं कुछ खास फॉर्मूले हैं ये, और ये चारों के चारों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, जिनका ज़्यादातर यूज इंटीग्रेशन में बहुत अच्छा यूज होगा, और इंटीग्रेशन के साथ साथ डिफ्रेंशिएशन में भी इनका यूज होगा, और इस चैप्टर में तो होगा ही होगा। तो वन प्लस साइन 2a का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। वैसे ही वन माइनस साइन 2a का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। प्लस तो बीच में प्लस, माइनस तो बीच में माइनस, कॉस प्लस साइन और कॉस माइनस साइन। वन प्लस कॉस 2a की बात की जाए तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर ए। वन माइनस कॉस 2a की बात करें तो होता है 2 साइन स्क्वायर ए, ये भी याद रखना है। अब इनके हाफ, मतलब आप इसको अगर ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा इस तरह ये जो एंगल है ना वो हाफ हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2a था, एंगल यहाँ कितना आ रहा है? a और a आ रहा है। इसी तरह यहाँ 2a था तो यहाँ एंगल आ रहा है a। सिमिलरली यहाँ भी अगर 2a था तो एंगल a आ रहा है, माने एंगल क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है। तो हम इनको सिर्फ इनको याद रखेंगे, और अगर कभी मान लो फ्यूचर में हमारे को ऐसी जरूरत पड़ी कि मान लीजिए वन प्लस साइन ए, ये क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको? पता अपन को इस फॉर्मूले में कि इसका एंगल हाफ आता है इधर, तो हम इसको लिख देंगे कॉस ए बाय टू प्लस साइन ए बाय टू अपॉन इसका होल स्क्वायर, अपॉन नहीं आएगा,
cos a/2 प्लस sin a/2 का होल स्क्वायर। तो जरूरत पड़ने पर हम इनका ऐसे डायरेक्ट यूज कर लेंगे, तो सिर्फ याद ये रखेंगे और इसके बिहाफ पर हम लोग इनके आंसर दे देंगे, जरूरत पड़ेगी तो, और जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप इनको ध्यान रखना। आई होप ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। आराम से कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिएगा और याद कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है, थोड़ा सा फंक्शन के बारे में जानते हैं कि फंक्शन के 1 1 2 इंटू होने के बारे में, कि फंक्शन, क्या हर फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है? तो आप कहोगे नहीं, सारे फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, केवल उन फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होता है जो बाइजेक्टिव होते हैं। बाइजेक्टिव होने का मतलब जो फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा वो बाइजेक्टिव होता है। तो 1 1 ऑन टू होने पर ही उस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है, मान लीजिए अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है, तो उसका इनवर्स ही पॉसिबल नहीं होगा, यानी उसका जो इनवर्स निकालोगे ना आप, वो फंक्शन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनवर्स के बारे में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ये हमारे पास एक सेट है और एक सेट बी है, एलिमेंट मान लिया 1 2 3, इसमें एलिमेंट ए बी सी लिखा। मान लेते हैं कि एक फंक्शन इसमें डिफाइन किया हुआ है और ये फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है, मान लेते हैं फंक्शन मैनी वन है। जैसे मान लो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, फंक्शन तो है ही है, पर कैसा फंक्शन है? तो आप बोलोगे सर मैनी टू वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? मैनी टू वन। अब मैं इसका इनवर्स निकालता हूँ, तो आपको मालूम है जो इसका इनवर्स होगा किसी भी फंक्शन का, अगर कोई फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइन किया हुआ है, तो हमने फंक्शन से जानते हैं कि उसका इनवर्स बी से ए में डिफाइन होना चाहिए, बी से ए में होता है। तो अगर हम बी से ए में इसकी इमेज देखें, इसी बात का इमेज देखेंगे, तो ये सेट बी यहाँ लिख दिया हमने, ये सेट यहाँ लिख दिया, यहाँ ए बी सी, यहाँ 1 2 3। अब आप देखिए इस बी का इमेज कितने लोगों से रिलेशन था? 1 और 2 के साथ। तो अगर आप ऐसा रिलेशन बनाएंगे, ऐसा रिलेशन बनाते आप मना कर देंगे कि सर ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन बच्चों हमने पढ़ी है कि कोई फंक्शन एक सेट ए से बी में तब होता है जब ए का हर एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा, पहली बात, और बी ए के एक एलिमेंट का बी के एक ही एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। यहाँ देखो इस बी ने 2 जनों से रिलेशन बना लिया, ऐसा फंक्शन नहीं होगा। समझ आ रही बात? तो ये फंक्शन नहीं है, इसका मतलब इनवर्स तो फंक्शन ही नहीं हो पा रहा है। क्लियर हो रही बात? इसीलिए किसी भी फंक्शन के इनवर्स निकालने के लिए उसका 1 1 ऑन टू होना जरूरी है। तो वही बात हमारे पास ये पहली लाइन में लिखा हुआ है कि we know that inverse of a function is possible only when it is 1 1 and on 2, that is bijective। तो किसी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल होगा जब वो 1 1 ऑन टू होगा, अदरवाइज उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बच्चों हम जानते हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं सारे के सारे बाइजेक्टिव होते हैं, सारे के सारे मैनी वन ऑन टू होते हैं, मैनी वन ऑन टू होते हैं। तो वैसे कंडीशन में तो उसका इनवर्स ही पॉसिबल नहीं होगा, और जब उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा तो हम तो चैप्टर ही नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो उसका ओरिजिनल डोमेन होता है ना, डोमेन, उस डोमेन को तोड़ते हैं, टुकड़े करते हैं उस डोमेन का, और उस डोमेन के टुकड़े करके उसको बनाते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव इन द सेंस 1 1 बनाएंगे, क्योंकि ऑन टू तो होगा वो। बाइजेक्टिव बनाने का मतलब 1 1 बनाएंगे, और 1 1 बनाने के बाद उसका इनवर्स निकालेंगे। ठीक है? तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल करने के लिए उसके डोमेन को तोड़ना पड़ता है, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, पूरा डोमेन नहीं लिया जाता है, क्योंकि एक भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता है, बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी टू वन इन देयर एक्चुअल डोमेन, सो इट्स define an ITF. ITF means inverse trigonometric function. We have to restricted its actual domain to it make it injective. तो इंजेक्टिव बनाने के लिए एक्चुअल डोमेन को तोड़ना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगला पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों, वी हैव 6 ITF। कौन कौन से ITF हमारे पास होते हैं? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स। ये टोटल 6 ITF होते हैं। जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वैसे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। सर ITF आल्सो कॉल्ड आर्क फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं ना, उनको आर्क भी बोला जाता है। इसका मतलब अगर कभी
मान लीजिए कि कभी आपको ऐसा मिला हुआ आ गया, ऐसा लिखा हुआ आ गया कि साइन, ऐसा लिखा हुआ है कि आर्क आर्क साइन एक्स, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, तो आप तुरंत समझ जाना आर्क साइन एक्स का मतलब है साइन इनवर्स एक्स। तो हो सकता है एग्जाम में ऐसी चीजें भी लिखी हुई आ जाए, इन बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि हम ऐसा भी इनवर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं है। अब हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कैसे किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव हम बनाएंगे, मतलब कैसे उसके डोमेन को हम लोग ब्रेक करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं, और मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, बाद में हम उसी को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, उसी तरह से बाकी का भी हुआ होगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना डिटेल से चीज़ें नहीं दी हुई है, नहीं है। तो आइए मैं सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स की बात करता हूँ, और y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ इधर। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ तो सबको आता होगा, और इसका डोमेन रेंज भी आपको मालूम होगा। तो आप में से कई कुछ लोग कहेंगे कि सर इसका डोमेन तो होता है r, और इसकी जो रेंज होती है माने y, वो किस में बिलोंग करता है, -1 to 1, ये इसकी रेंज होती है। तो हम इसका ग्राफ बनाने के लिए -1 से 1 के बीच में ये लाइन खींच लेते हैं, और इसके अंदर हम ग्राफ बना देते हैं साइन एक्स का। तो साइन एक्स का ग्राफ बनता है कुछ इस टाइप का, ऐसा। यही चीज आगे आगे भी चलता रहता है, क्योंकि साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है। ये जगह हमारे पास मान लेते हैं 1 है, -1 है, ये +1 है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसको कट करता है ग्राफ, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, बीच में ये जो जगह आती है तो बोलते हैं π/2। ये जो ग्राफ में जगह आती है होती है 3π/2। ये जो जगह आती है इसको बोलते हैं -π/2, ये होता है पाई माइनस का, और ये होता है -2π, और ये वैल्यू होती है -3π/2। अब हमारे पास जो ये फंक्शन है ना, वो इसमें से इसमें डिफाइन किया हुआ है, माने f(x) जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वो किस में डिफाइन किया हुआ है बच्चों, r से लेके -1, 1 में। अब अगर मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए इसका इन्वर्स जो होगा वो इसमें से इसमें डिफाइन होगा। तो इसका इन्वर्स जब मैं लिखूंगा, इधर लिखता हूँ इसका इन्वर्स, जब मैं इसका इन्वर्स लिखूंगा तो मुझे मिलेगा f इनवर्स x, मैंने वही साइन इनवर्स की बात कर रहा हूँ, वो डिफाइन होगा -1 to 1, माने डोमेन तो हो जाएगा -1 to 1, और इसका को डोमेन ले लेते हैं अपन r, क्योंकि आपको पता है किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना होता है तो वो यहाँ से यहाँ तक डिफाइन होता है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं अपन, आ जाओ। तो जब इसका आप ग्राफ बनाओगे तो फंक्शन वही है साइन एक्स, हमने बस क्या किया है, डोमेन और रेंज को चेंज कर दिया है। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये जगह हो जाएगी हमारे पास, ये जो जगह आएगी हमारे पास, 1 मिनट, थोड़ा इसको मैं सीधा बनाता हूँ लाइन को। ये जो होगा इसमें x की वैल्यू ये 1, और ये -1, -1 हो गया, और ये +1। इसके बीच में साइन का ग्राफ बना लेते हैं अपन। तो इसके बीच में साइन का ग्राफ जब बनाएंगे, के बीच में साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हटा के नीचे कर लेता हूँ। ये हमने मिला दिया, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ आ गया है इस इंटरवल के अकॉर्डिंग। वैल्यूज क्या क्या होंगे हमारे पास, तो इसमें जो वैल्यूज आएंगी, इसमें ये जगह वही पता आपको, ऑब्वियसली 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये -पाई, ये माइनस का 2 पाई, ये जो बीच में जो जगह आएगी ये वाली, ये π/2, ये जो जगह आने वाली है ये होगी 3π/2, ये -π/2, और ये जगह आएगी -3π/2। अब आप इसको अगर देख पा रहे हो तो आप कहोगे कि सर ये जो आपने ग्राफ बनाया है ना, ये तो एक्चुअल में फंक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप फंक्शन के अंदर जो वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, तो वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा बार नहीं कट करनी चाहिए, जबकि ये तो इसको बहुत बार कट करेगी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन नहीं है। ऐसे कंडीशन में इसको फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इसको क्या करेंगे, इसके टुकड़े कर देते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे हो आप, ये टुकड़ा, ये जो मैंने टुकड़ा किया है ना, ये टुकड़ा अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ये तो फंक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो टुकड़ा आ रहा है ना, इसको वर्टिकल लाइन एक बार ही कट करेगी। वैसे ही अगर मैं ये टुकड़ा और ये टुकड़ा अगर बाहर निकालूं तो ये भी फंक्शन है। सेम अगर मैं ये टुकड़ा निकालूं तो ये भी फंक्शन है। समझ में आ रही बात? तो ये भी क्या होगा, फंक्शन। तो आप ये बोलोगे कि सर ये फंक्शन है तो इसकी रेंज ये भी हो सकती है, -π/2 से लेकर +π/2 तक इसकी रेंज ये भी हो सकती है। ये वाली, ये वाला, सॉरी मैंने यहाँ ये लाइन मैंने गड़बड़ बना, ये यहाँ पे, ये यहाँ से ये टुकड़ा कट करेंगे अपन, ठीक है ना, ये वाला। वैसे हम ये टुकड़ा भी कट कर सकते हैं, देखो ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा। तो ये तो बहुत सारे ऐसे डोमेन रेंज आने वाले हैं इसके, इस फंक्शन के बहुत सारे रेंज आने वाले हैं, क्योंकि आर में तो इन्वर्स नहीं होगा ये, तो आर में इन्वर्स नहीं होगा तो ऐसे बहुत सारी रेंज आएगी, -π/2 से +π/2, 3π/2 से -π/2, π/2 से लेकर 3π/2। पर हम इनमें से प्रिंसिपल वैल्यू के लिए इसका जो लीस्ट पार्ट होता है ना वो लेते हैं। तो लीस्ट पार्ट तो ये वाला है, जो एक स्टैंडर्ड पैमाना माना जाता है। तो स्टैंडर्ड हम रेंज के लिए क्या लेंगे, इसकी -π/2 से +π/2। और इसको इंजेक्टिव बनाने के लिए, माने 1-1 बनाने के लिए, हम अगर इतना हिस्सा ग्राफ का निकाल दें, इतना हिस्सा इस ग्राफ का निकाल दे, तो आप कहोगे कि सर ये जो फंक्शन आपने बनाया है ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है। अब 1-1 ऑन टू है तो इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, और इसका इनवर्स अगर पॉसिबल होगा तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो पता, किसी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग y = x लाइन बनाते हैं और उस y = x लाइन में उसकी इमेज बना देते हैं। तो ये जो टुकड़ा ऐसे दिख रहा है ना, वो इमेज बनने के बाद आपको ऐसी दिखेगी, ये ऐसा, और ये टुकड़ा आपको ऐसा दिखेगा। और ये जो ग्राफ है ना, पिंक वाला ग्राफ, ये जो पिंक वाला ग्राफ है ना, ये वाला, ये हमारे पास साइन इनवर्स का ग्राफ है, ये वाला। ये किसका ग्राफ है? साइन इनवर्स x का ग्राफ है। समझ में आ रही है बात? तो और ये वाला है साइन का, तो इसका मतलब ये होगा कि y = x में इसका इमेज बना लिया। इसका मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाने के लिए उसको 1-1 बनाना पड़ेगा, और 1-1 बनाने के लिए डोमेन को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो डोमेन को हमने ब्रेक किया, ये ऐसे बहुत सारे टुकड़े होंगे, पर हम एक स्टैंडर्ड टुकड़ा क्या मान के चलते हैं, -π/2 से +π/2, ओरिजिन के पास वाले चीज को, ओरिजिन के पास वाला टुकड़ा। तो ये हो गया -π/2 से +π/2। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका मतलब अगर हम इनवर्स बनाना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए fx = sin x दिया हुआ है, तो हमको बोलना पड़ेगा कि जो फंक्शन f है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा। तो आप बोलोगे -π/2 से लेके +π/2 से लेके -1 से 1। ये डोमेन और कोडोमेन लेने पड़ेंगे आपको। इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो जाता है, 1-1 हो जाता है, 1-1 एंड ऑन टू, और 1-1 एंड ऑन टू हो गया, मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव। और अगर ये बाइजेक्टिव हो गया तो जाके अब इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, और इनवर्स निकालेंगे तो हमारे पास जो साइन का ग्राफ आएगा ना, साइन इनवर्स का, वो ऐसा आने वाला है। दिख रहा है आपको ये वाला ग्राफ, येलो वाला, यहाँ तक इस इंटरवल के बीच। तो ये हमारे पास बेसिक बात थी जो मैंने आपको बता दिया है। हालांकि इतनी सारी बातें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में टू द पॉइंट सिलेबस में दिया हुआ है, और सिर्फ हमको वो चीज़ें याद करनी है। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं आगे, और आगे हम लोग डोमेन, रेंज और ये सारी चीज़ों को जानते हैं। सीधा याद करना है, और मैं आपको एक लाइन में याद करवा दूंगा, पहले हम लिखते हैं फिर याद करेंगे। तो डोमेन जो बच्चों होता है, डोमेन जो इसका साइन x का डोमेन होता है, इसका -1 to 1, ठीक है। cos x का डोमेन भी होता है -1, 1, tan x का डोमेन r, cot x का डोमेन r, sec इनवर्स x का डोमेन, sec इनवर्स x का डोमेन क्या होगा भाई,
तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। वैसे कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो इसका भी सेम होता है माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये हो गया इनका डोमेन। अब बात करते हैं रेंज। रेंज क्या होती है, तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 से, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, -π/2 से -π/2 टू +π/2। ये साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 टू पाई। tan इनवर्स एक्स की रेंज होती है ओपन इंटरवल -π/2 +π/2। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज होती है ओपन इंटरवल 0 टू पाई। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स की रेंज होती है क्लोज इंटरवल 0 टू पाई एक्सेप्ट π/2, π/2 को छोड़कर। फिर कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 से लेके +π/2 तक एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर। ये हमने रेंज और डोमेन लिख दिया, इसको आपको याद करना है। अब याद कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीका है याद करने का। क्या तरीका है हमारे पास वो देखते हैं हम लोग, है ना। तो आइए सिंपल तरीका क्या है याद करने का, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेंज की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो आप इस रेंज को, तो आपको दिख रहा होगा कि सर रेंज इसमें दो ही तरह की आ रही है, या तो -π/2 से +π/2 आ रहा है, या 0 से पाई आ रहा है। दो तरह की रेंज है। आईटीएफ की रेंज दो ही तरह की होती है, या तो -π/2 से +π/2 होता है, या 0 से पाई होता है। अब सर याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने का सिंपल सा तरीका है, आप एसटीसी को याद रखिए। एसटीसी जानते हैं, एसटीसी एक टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होता है, उस नाम से याद रखिए एसटीसी। एसटीसी की जो बच्चों रेंज है ना, वो होगी -π/2 से लेके +π/2 तक। ठीक है, एसटीसी की रेंज -π/2 से लेके +π/2 तक। और बाकी सबकी रेंज जो बच गए, बच क्या गया हमारे पास। अब एसटीसी का मतलब क्या सर, ये तो बताओ। एसटीसी का मतलब है एस माने साइन, टी माने टेन, और सी माने कॉसेक। एसटीसी माने साइन टेन कॉसेक, एसटीसी माने साइन टेन कॉसेक। वापस बोलो, एसटीसी माने साइन टेन कॉसेक, साइन टेन कॉसेक। इनका रेंज क्या होता है -π/2 से +π/2, और बाकी सबकी रेंज 0 से पाई, 0 से पाई। तो जो बच गए शेष, जो भी रिमेनिंग पार्ट है ना, वो रिमेनिंग पार्ट का रेंज होगा क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अब आप कहोगे कि सर क्लोज लगाए या ओपन, तो क्लोज ओपन तो अपन झेल लेंगे, क्लोज ओपन की चिंता नहीं है। टेन में ओपन आएगा, कॉसेक में क्लोज आएगा, मतलब अल्टरनेट आ रहा है ओपन क्लोज। तो साइन में क्लोज, टेन में ओपन, कॉसेक में क्लोज, और उसमें से 0 को हटा देंगे। वैसे अगर कॉस की बात की जाए तो कॉस वाले में आप इस रिमेन्यू को ऐसे भी याद रख सकते हो, CCS करके, CCS। देखो CCS, कॉस कॉट सेक, CCS, कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक। तो कॉस कॉट रेस CCS, CCS, इन सब की रेंज क्या होती है 0 से पाई। और एसटीसी की रेंज क्या होती है -π/2 टू +π/2। याद हो गया। अब कॉस में क्लोज इंटरवल, कॉट में ओपन इंटरवल, और सेक में आएगा तो क्लोज, पर उसमें से π/2 को हटा देंगे, π/2 को हटा देंगे। क्लियर हो गई बात। तो रेंज याद हो गया। रेंज याद होने के बाद डोमेन सर कैसे याद करें। डोमेन देखो, दो दो के डोमेन सेम है, दो दो के पास पास वालों के डोमेन सेम हो रहे हैं। कैसे, देखो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन सेम, -1 to 1। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to 1। टेन इनवर्स कॉट इनवर्स का डोमेन R, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन R। सेम ऐसे ही इनका डोमेन क्या है, सेक इनवर्स एक्स और माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स का -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिट, -∞ to -1 और 1 to इन्फिनिटी, इन दोनों का सेम। तो डोमेन दो दो का सेम, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to 1, कॉट इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का डोमेन R, सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिट। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आई तो इसको याद रखने का और भी तरीका है। जैसे ये जो डोमेन लिखा है ना बच्चों, इसको लिखने का ऐसा भी लिखा जा सकता है, mod x is less than equal to 1। जिसको इनइक्वालिटी आती है वो समझता है,
हाँ सर, इसका मतलब यही है, ये और ज्यादा आसान है याद करना। इसका भी क्या होगा फिर, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1। सबको मालूम है कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 -1 से 1 के बीच में होता है। इसी तरह से इसको लिखने का तरीका होता है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका भी क्या होगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सोच के देखिए आप, मॉड एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहे हैं, तो ये जल्दी याद हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसका तो इसका होगा हमारे पास मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये भी तरीका है जो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो ऐसे। ये ज़्यादा आसान है, छोटा है, पर आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। मतलब पता होने के लिए आपको इनइक्वालिटी आनी चाहिए, और इनइक्वालिटी अगर आपको नहीं आती है तो चैनल पर 3 लेक्चर इनइक्वालिटी के डाल रखे हैं। पहला बेसिक इनइक्वालिटी, दूसरा मॉडुलस इनइक्वालिटी, और तीसरा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। वहां से पढ़िए, इनइक्वालिटी पढ़ने के बाद आपका काम और आसान हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये समझ में आ गया आपको। या तो ऐसे याद रख लीजिए या ऐसे याद कर लीजिए। तो डोमेन और रेंज तो आपको याद हो गया है, एक दो बार आप बिना देखे लिखोगे और पक्का हो जाएगा। तो डोमेन रेंज के लिए क्या याद रखना आपको, एस टी सी, साइन टेन कॉसेक। एस टी सी माने साइन टेन कॉसेक का रेंज -π/2 से +π/2। और बच क्या गया, सी सी एस, सी सी एस का 0 से पाई, सी सी एस का 0 से पाई। क्लियर। डोमेन रेंज क्लियर होने के बाद अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ, कि इनका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ में जो ब्लू लाइंस दिख रही है ना, ब्लू लाइंस बच्चों एक्स एक्सिस है। ब्लू लाइंस कौन सी है, एक्स और वाई एक्सिस है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस। पहला ग्राफ बनाना मुझे साइन इनवर्स एक्स का, तो मुझे मालूम है साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2, और डोमेन होता है -1 to 1। तो लिख दिया अपन ने -1 to 1। सेम ऐसे ही अगर कॉस इनवर्स एक्स का देखा जाए तो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से पाई, और जो डोमेन होता है वो -1 से +1। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम आगे चले, अभी ग्राफ भी बनाएंगे हम लोग। टेन इनवर्स एक्स की बात करें तो टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो r, और रेंज होता है ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। हमने अभी याद किया था। फिर कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई ओपन इंटरवल के साथ। समझ बात। अब अपन आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो वैल्यू है ना, ये π/2 होती है लाइन बीच में, 0 से पाई के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास है सेक इनवर्स एक्स। तो आप बोलोगे सेक इनवर्स एक्स की रेंज होती है सर 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, π/2 को छोड़ के। और कॉसेक इनवर्स एक्स याद आ रहा है, एस टी सी। तो एस टी सी की रेंज में ये कहा, इसकी रेंज क्या होती है -π/2 से +π/2, और डोमेन इसका था -1 to +1, और इसका डोमेन था -1 to +1। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, है ना। ग्राफ बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप देखिए, ग्राफ पहले बना लेते हैं फिर इनको याद करेंगे। साइन का ग्राफ होता है ये कुछ इस तरह का, ऐसा ग्राफ साइन का होता है। कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर टेन का ग्राफ बनाते हैं। टेन का ग्राफ बच्चों ऐसा बनता है, इस लाइनों को टच नहीं कर रहा है इसीलिए ओपन इंटरवल आता है। और कॉसेक का ग्राफ, सॉरी कॉट का ग्राफ ऐसा बनेगा। वैसे ही अगर सेक के ग्राफ की बात की जाए तो सेक का ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करो, कॉस का रफ ग्राफ बना लो। कॉस का रफ ग्राफ बना लो। जैसे कॉस का अगर रफ ग्राफ बनाएंगे आप कहेंगे कि कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। अब आप सोचिए कि यहाँ से कुछ ऐसे डॉट डॉट जा रहे हैं, यहाँ से ये डॉट डॉट यहाँ गए और यहाँ टकराने के बाद ये इधर निकल गए। ये डॉट डॉट आ रहे हैं, यहाँ टकरा रहे हैं, और ये डॉट टकराने के बाद यहाँ से इधर निकल गए। हमारे को अब याद करना है ग्राफ कुल मिला के, है ना। तो हम बस ऐसे याद रख लेंगे कि कॉस का रफ ग्राफ सोचा मन में, ये बॉल यहाँ से टकराई, ये यहाँ से कुछ डॉट गए, यहाँ टकराए, टकरा के यूँ निकल गए। ये डॉट यहाँ है, यहाँ टकराए, टकरा के यूँ निकल गए। वैसे अगर कॉसेक की बात की जाए तो आप साइन इनवर्स एक्स का रफ ग्राफ बना लो। तो साइन इनवर्स एक्स का रफ ग्राफ आप बोलोगे कुछ ऐसा होता है। अब आप सोचो, ये डॉट गए इधर, यहाँ टकराए, और टकराने के बाद यूँ निकल गए। ये डॉट इधर आए, टकराए इधर, और टकराने के बाद इधर रह गए। याद रखना, टकरा के इसको बाहर मत कर देना आप, टकरा के इसके अंदर ही आने वाला है ये। ऐसा नहीं कि ये टकरा के यूँ बाहर लेके चले जाओ आप, रहेगा -π/2 से +π/2 के बीच। तो ये डॉट गया इधर, टकरा के यूँ निकल गया, ये डॉट इधर आया, टकरा के यूँ निकल गया, ये है। तो हमने सारे ग्राफ बना लिए।
अब इन ग्राफ को याद कैसे करना है ना। ग्राफ पहले कॉस इनवर्स को देखिए, तो कॉस इनवर्स को देखेंगे आप, ये ग्राफ सर ऐसा दिख रहा है मुझे, ये आपने हिंदी में ऐसा पढ़ा, फ ऐसा होता है, फ ऐसे हम लिखते हैं फ, क्या ये ग्राफ उसके जैसा कुछ मिलता जुलता है? आप बोलोगे हाँ सर मिलता जुलता है। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है? फ। कैसा ग्राफ है? फ ग्राफ, याद रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ फ ग्राफ। अब सर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बता दीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ उल्टा फ, देखो इसको उल्टा कर दो आप, जो ग्राफ है ना इसको वाई एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री रोटेट कर दो, उल्टा फ। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ उल्टा फ, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ फ। अब आते हैं अगला टेन इनवर्स एक्स ग्राफ का ग्राफ। तो इस फ को लेटा दो, ये जो फ है ना, ये जो फ है ना, यहाँ से यूँ पकड़ो और यूँ घुमा दो, इसको लेटा दो यूँ, यूँ यहाँ से पकड़ के यूँ, तो देखो आप टेन इनवर्स का ग्राफ आ गया। ये टेन इनवर्स का ग्राफ आ गया हमारे पास, दिख रहा है आपको, ये टेन इनवर्स का ग्राफ आ गया। इसको उल्टा कर दो, फ को, इस टेन इनवर्स के ग्राफ को उल्टा कर दो, इसका ग्राफ आ जाएगा कॉट इनवर्स का। तो आपको चारों ग्राफ याद हो जाएंगे। अब कॉस इनवर्स का ग्राफ फ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ उल्टा फ, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ लेटा हुआ फ, दिख रहा है आपको, लेटा हुआ फ, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ उल्टा लेटा हुआ फ, देखो उल्टा लेटा हुआ फ, याद हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ फ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ उल्टा फ, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ लेटा हुआ फ, और कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ उल्टा लेटा हुआ फ। चार ग्राफ याद। पांचवें छठे में सेक इनवर्स का ग्राफ बनाना है, तो आप क्या कीजिए, कॉस का रफ ग्राफ बनाइए, कॉस इनवर्स एक्स का, और फिर ये सोचिए कि डॉट यहाँ तक गए, टकराए और टकरा के यहाँ निकल गए, ये डॉट यहाँ है, टकरा के यहाँ निकल गए। ये जो ग्राफ है ना, अब किसी के ख्याल मन में आ सकता है कि ग्राफ कौन सा है हमारा, तो ये जो ग्राफ बना ना, ये वाला पोर्शन, ये ग्राफ है हमारा, ये और ये वाला, ये डॉट वाला ग्राफ नहीं है। ये डॉट वाला तो आपको समझाने के लिए बताया, चाहो तो आप इस ग्राफ को, डॉट वाले को मिटा सकते हो, डॉटेड लाइन ग्राफ नहीं है, ठीक है। यहाँ भी ये डॉटेड लाइन ग्राफ नहीं है, डॉट यहाँ गया टकरा के यूँ निकल गया, ये डॉट यहाँ आया टकरा के यूँ निकल गया। आई थिंक ये 6 के 6 ग्राफ याद हो गए। डोमेन रेंज आपको याद हो गया। डोमेन रेंज में मैंने आपको बताया था एसटीसी की रेंज -π/2 से +π/2, और उसके बाद CCS की 0 से पाई। रेंज याद हो गया आपको, तो आप कहेंगे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन -1 से 1, कॉस इनवर्स एक्स सॉरी कॉट इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का R, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। क्लियर? 6 के 6 ग्राफ याद। ग्राफ में पहले कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ फ, साइन इनवर्स एक्स का उल्टा फ, टेन इनवर्स एक्स का लेटा हुआ फ, कॉट इनवर्स एक्स का उल्टा लेटा हुआ फ, और सेक कॉसेक का ग्राफ याद करने के लिए कॉस के ग्राफ को सोचो और वो बना दो ग्राफ। क्लियर? तो ग्राफ आई होप कि 6 के 6 याद हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है कि जब हमने सारी ग्राफ पढ़ लिया तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनसे हमारे को निकल के आई, और वो बातें क्या है वो देखिए। आप देख पा रहे हैं जितने भी ITF है ना, उन सारे ITF का आंसर एंगल आ रहा है, यानी जो उसकी रेंज आ रही है वो एंगल आ रही है। इसीलिए हमने यहाँ पे बोला है कि ऑल ITF आर एंगल। सारे ITF क्या होते हैं? एंगल, माने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा आंसर एंगल देगा। आप एक बात को नोटिस करिए, अगर रेंज को ध्यान से देख पा रहे हैं तो रेंज हमारे पास दो ही चीजें लेके आई थी, या तो रेंज होती है -π/2 से +π/2 के बीच, या फिर रेंज होती है 0 से पाई। और अगर कोई इस इंटरवल के बारे में बात करेगा तो वो कहेगा कि सर जो -π/2 से +π/2 होता है ना, वो तो ये इलाका होता है, -π/2 से +π/2 ये इलाका होता है, और जो 0 से पाई होता है वो ये इलाका होता है। क्लियर? -π/2 से +π/2 ये इलाका, और 0 से पाई ये चीज होती है। इसका मतलब हमारे पास एक भी ITF थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आया, थर्ड क्वाड्रेंट में एक भी ITF नहीं आया। तो आप ये बोलोगे कि सारे ITF, ऑल ITF आर नॉट डिफाइन इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में एक भी ITF डिफाइन नहीं होता है। समझ में आ गई बात? अब आते हैं वो सारे ITF जो CO से स्टार्ट होते थे। CO से स्टार्ट होने का मतलब CO इन द सेंस cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और cosec इनवर्स x, जो भी CO से स्टार्ट होते हैं वो सारे फंक्शन डिक्रीजिंग होते हैं। कैसे सर? देखो अभी अपन ने ग्राफ बनाया था, देखो ये cos इनवर्स x का ग्राफ, कैसे मालूम पड़ेगा डिक्रीजिंग? अगर ग्राफ में लेफ्ट से राइट जाते समय हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट कहाँ होता है? इधर, इधर से इधर। अगर ग्राफ पे इधर से इधर मूव करें हम और नीचे की तरफ जाता हुआ फील आए तो कैसा होगा फंक्शन? तो फंक्शन होगा हमारा वो
डिक्रीजिंग। देखिए आप इस पर अगर नीचे से जा रहे हैं हम लोग तो कैसा आ रहा है, नीचे की तरफ फील हो रहा है, तो कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। वैसे ही अपन आगे चलते हैं। मान लीजिए हम कॉर्ड की बात करें, देखो लेफ्ट से राइट जाते समय दिख रहा अपन नीचे आ रहे हैं, तो फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। बाकी में सब इंक्रीजिंग है, बाकी सारे कैसे हैं, इंक्रीजिंग। इधर आ जाओ, इधर कॉसेक को देखो, तो कॉसेक में ग्राफ हमारा यही काम का, सिर्फ इतना पोर्शन वाला ग्राफ है, ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ में इधर लेफ्ट से राइट जाते समय नीचे जा रहे हैं अपन, इधर भी लेफ्ट से राइट जाते समय नीचे ही जा रहे हैं, दिख रहा है आपको, तो ये भी कैसा होगा, डिक्रीजिंग। तो जो फंक्शन सीओ से स्टार्ट होता है, आईटीएफ, जो आईटीएफ सीओ से स्टार्ट होता है, वो सारे कैसे होते हैं, डिक्रीजिंग होते हैं। कैसे होते हैं, डिक्रीजिंग। तो कैसा आ गया, डिक्रीजिंग। और तो हो गया डिक्रीजिंग। इसके बाद साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, माने एसटीसी, जो हमने पढ़ा था एसटीसी, वो एसटीसी कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। और बाकी जो बच गए वो सारे क्या होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले वो ये है। अब हम आते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू, तो जो हमने डोमेन और रेंज लिखा था ना बच्चों, ये वाला, ये जो डोमेन रेंज लिखा था, तो हमने मिनिमम वैल्यू लिखी थी रेंज और डोमेन की, तो इसमें जो ये रेंज लिखते हैं ना, लिस्ट रेंज, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। तो जब भी आपसे क्वेश्चन वाला प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा, तो आपको इसकी जो एक्चुअल रेंज है ना, जिसको याद रखना है, रेंज और भी हो सकती है पर हम उसको नहीं ले रहे हैं, जो स्टैंडर्ड माना गया है वो ये है, इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। जब आपसे प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको इनको प्रिंसिपल वैल्यू में लाना है। जैसे आपके पास अब आते हैं कि ऑल आईटीएफ रिप्रेजेंट्स एंगल, सारे आईटीएफ एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सारे आईटीएफ एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, अगर कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये एंगल देगा आंसर, माने क्या देने वाला आंसर, थीटा। तो ये कहलाता है एंगल और ये कहलाता है वैल्यू। थीटा होगा एंगल और ये होगा वैल्यू। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, हम पढ़ेंगे उल्टा पढ़ेंगे। जैसे हम साइन को उधर भेजेंगे ना, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से साइन थीटा, साइन थीटा। तो हम पढ़ेंगे क्या इसको, मैं इसको रफ कर देता हूँ। पढ़ने का तरीका एकदम सिंपल है, इस पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि मुझे ये गिवन होगा क्वेश्चन में, तो मुझे थीटा की वैल्यू लानी होगी। तो हम इसको पढ़ेंगे ऐसे कि साइन कितने डिग्री की वैल्यू, वैल्यू एक्स होगी, साइन कितने डिग्री की वैल्यू एक्स होगी, तुरंत हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ और उनको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉस इनवर्स √3/2। तो हम इसको आंसर लाने के लिए क्या सोचेंगे, कॉस कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, क्या बोला मैंने, कॉस कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो तुरंत जवाब मिलेगा कि सर कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/6। तो आंसर क्या हो गया इसका, π/6। अब आप आंसर लाने के बाद ये चेक कीजिए कि क्या इसके रेंज में वो आंसर आती है। तो आप बोलोगे कॉस इनवर्स का रेंज तो होता है सर 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में π/6 होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। तो सर अब माइनस को आप भूल जाओ, माइनस वाले माइनस को सोचो मत, आप तो सिर्फ 1/2 के बारे में सोचो। आप सोचो ये कि साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो आप कहोगे सर साइन π/6 माने 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। समझ में आ रही है बात, पर मुझे किसके बारे में सोचना है, माइनस के बारे में। मुझे मालूम है कि जितने भी आईटीएफ होते हैं ना, उन सारे आईटीएफ का आंसर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट होगा, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है, 3 ही क्वाड्रेंट होंगे। तो साइन की वैल्यू बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होती है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होती है। तो साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में, सॉरी थर्ड की जगह यहाँ पे क्या आएगा, फोर्थ आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा फोर्थ। इसका मतलब साइन की वैल्यू किस में आने वाली है, क्योंकि इन दोनों में तो पॉजिटिव होता है साइन, तो नेगेटिव किस में देगा, फोर्थ में।
तो आपने आंसर अभी साइन 1/2 का क्या बोला, पाई/6। तो ये जो फोर्थ में जब इसको ले जाओगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पाई/6 माइनस का। अब आप इसको देखो कि क्या ये माइनस पाई/6 से प्लस पाई/6 के बीच में होता है, बिल्कुल होता है। ये आपका आंसर होगा। क्लियर। अब मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मान लीजिए आपके पास थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉट इनवर्स -√3। तो आप तो माइनस को भूल जाओ, माइनस को सोचो ही मत, आप तो सोचो √3। और आप बोलो कि कॉट √3 कितने डिग्री की वैल्यू होता है, कॉट कितने डिग्री की वैल्यू √3 होता है। आप बोलोगे सर कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3 होता है, पर मुझे आंसर किस में देना है, -√3 के बारे में सोचना है। समझ आ रही बात। तो कॉट की वैल्यू पता है नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा ही नहीं। ठीक है। अच्छा, कॉट की जो रेंज होती है ना, कॉट की रेंज होती है 0 से पाई, 0 से पाई। तो 0 से पाई के बीच में होती है, तो मतलब 0 से पाई/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट तो होगा नहीं। तो फिर इसका मतलब सर मेरा आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है। और सेकंड क्वाड्रेंट तक जाने के लिए आप क्या करिए, आपने का आंसर आया था पाई/6 और सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, तो जो भी आंसर आया उसको पाई में से घटा दीजिए, क्योंकि पाई माइनस करते हम किस में आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, पाई/। तो आई थिंक कि थर्ड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका आंसर देना है। तो बहुत सिंपल है। क्या सोचोगे आप, कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। आप कहोगे सर कॉस 60 डिग्री माने पाई/3 की वैल्यू 1/2 होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कोई लफड़ा ही नहीं है, पॉजिटिव है तो कोई लफड़ा नहीं, नेगेटिव में सोचना है बस आपको। +2 एज इट इज। अब इसकी वैल्यू लाने के लिए यहाँ से यहाँ तक आप क्या सोचोगे, साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो आप बोलोगे साइन पाई/6 की वैल्यू 1/2 होती है। अब यहाँ पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना जरूरी है। पाई/6 तो इससे कट गया पाई/3, पाई/3 प्लस पाई/3 हो जाएगा सॉल्व होके 2 पाई/3। फोर्थ के बाद आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन देखो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स 2 cos x 2 sin इनवर्स 1/2। हम आराम से अंदर से सॉल्व करते हुए चलेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ इधर। सोचेंगे यहाँ पे साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो जवाब आएगा सर साइन पाई/6 माने 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो क्या होगा इसके बाद, ये tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू पाई/6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचिए, ये 2 से 6 कट गया 3, तो कितना आ गया ये पाई/3। तो अब हम क्या बोलेंगे, कॉस कितनी डिग्री, कॉस की वैल्यू पाई/3 कितनी होती है, कॉस पाई/3 की वैल्यू कितनी। अब यहाँ इन्वर्स नहीं है, इन्वर्स नहीं है, की वैल्यू तो निकाल लिया अपन ने। अब कॉस पाई/3 कितने डिग्री की वैल्यू, कितनी की वैल्यू होती है भाई, कॉस पाई/3 की वैल्यू। तो आप कहोगे सर कॉस पाई/3 माने 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू 1/2। अब ये 2 से 2 काट दो, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा 1। तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है, tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो आप बोलोगे पाई/, ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि ये प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो गई होगी। और जो नेगेटिव नंबर आते हैं ना, उनका थोड़ा ध्यान रखना। नेगेटिव वाले में माइनस को छोड़ दो, आप प्लस वाले को सोचो। अब नेगेटिव जब भी आएगा ना, तो आंसर या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा ही नहीं। तो अगर रेंज, फंक्शन की रेंज आपको याद है, अगर रेंज सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप तो प्लस वाले के लिए आंसर सोच लो और पाई में से उसको माइनस कर दो। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव के लिए आंसर सोचो और उसके आगे माइनस लगा दो। जैसे इसको देखो हमने किया था 1/2, तो आंसर आया था पाई/6, पर मुझे मालूम है इसकी रेंज होगी नेगेटिव आ रहा, तो फोर्थ में तो माइनस कर दिया। इसकी देखो कॉस कॉट के यहाँ पे, इसकी 0 से पाई मैंने आंसर नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो पाई में से माइनस कर दिया। पॉजिटिव के लिए सोचो, पाई में से घटा दो। कोई दिक्कत यहाँ तक। आई होप
कि आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होगी। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने बेसिक जाना, ग्राफ को जान लिया, डोमेन और रेंज को जान लिया और साथ में प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन कर लिए। ये सारे क्वेश्चन करने के बाद अब आपसे पूरी 2.1 एक्सरसाइज बन जाएगी आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक करके प्रॉपर्टी को बहुत डिटेल से बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।